जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे बायोलॉजी। क्या साथियों? बायोलॉजी। बायोलॉजी दो भागों में बटी रहती है, बॉटनी और जूलॉजी। तो अपन उसमें देख रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी का जो इकाई चल रही है वो चल रही है कोशिका, बोले तो सेल। तो अपन ने कोशिका के अंग के बारे में देख लिया था कि कोशिका के कितने अनगी अंग होते हैं, कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। और साथियों कल हमने ये भी पढ़ा था, जो कोशिका होती है दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कल हमने पढ़ी थी प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। जो अविकसित प्रकार की कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित प्रकार की क्यों कहलाती है? क्योंकि कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं और यह प्रारंभिक कोशिका होती है और इसके अंदर कुछ ही अंग पाए जाते हैं, जैसे कि कोशिका झिल्ली, राइबोसोम आदि। जो राइबोसोम होता है वो भी 70S राइबोसोम पाया जाता है। जबकि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित प्रकार की कोशिका होती है और यह दो प्रकार की होती है, पादप और जंतु। जंतु कोशिका बोले तो जो जंतु होते हैं उनकी कोशिका, और जो पादप बोले तो पेड़ पौधे की कोशिका। अब अपन ने पढ़ा है कि जो कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो जितने भी जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उनमें पाई जाने वाली कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। और यह जो कोशिका होती है वो अविकसित प्रकार की कोशिका होती है और एक कोशिकीय होती है। यूकैरियोटिक कोशिका अपन ने देख लिया, इसमें के अंदर सभी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, जीव द्रव्य, ये सभी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। जबकि इसमें कुछ ही अंग पाए जाते हैं। अब अपन ने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की सबसे बड़ा जो आकार होता है वो क्या होता है साथियों? पादप कोश जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। ये अपन ने देख लिया था। अब अपन पढ़ रहे थे गुणसूत्र। क्या साथियों? गुणसूत्र। और अपन ने ये भी देखा था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो दो प्रकार की होती है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अपन ने देखा था कि जो जंतु कोशिका होती है वो गोल होती है, जबकि जो पादप कोशिका होती है वो चौकोर होती है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक कौन सी कोशिका है, एक कौन सी कोशिका है। आपको यहाँ पर अगर चित्र बना दिया जाए और आपसे कही जाए कि ये कौन सी कोशिका है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो है जंतु कोशिका, क्योंकि जंतु कोशिका का आकार गोल होता है, जबकि जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। और अपन ने ये भी पढ़ा था कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के इनके ऊपर क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली। जबकि जो जंतु पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका के ऊपर जंतु झिल्ली कोशिका झिल्ली के साथ साथ क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली तो पाई ही जाती है और इसके ऊपर यानी कि जो कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और जो अपन ने जो कोशिका पढ़ी है ना, तो कोशिका के ऊपर छोटी छोटी संरचना पाई जाती है। जैसे कि जो जंतु कोशिका है ना, जंतु कोशिका के ऊपर छोटी छोटी सी संरचना पाई जाती है, बालरुमा। जैसे शरीर के ऊपर छोटे छोटे बाल होते हैं, उसी प्रकार एक कोशिका के ऊपर छोटी छोटी संरचना होती है और उसको अपन सीलिया कहते हैं। क्या साथियों? सीलिया कहते हैं। और जब यह कोशिका के ऊपर यानी कि बड़े बड़े यानी कि क्या पाए जाते हैं, इस तरीके से, उसे अपन फ्लैजेला कहते हैं। क्या साथियों? फ्लैजेला कहते हैं, सीलिया फ्लैजेला।
अगर ये धागेनुमा संरचना अगर बड़ी निकल जाए तो उसे अपन फ्लेजरा कहते हैं, और अगर छोटे छोटे बालेनुमा यानी कि संरचना पाई जाती है तो उसे अपन सिलिया कहते हैं, सिलिया फ्लेजला, जो केवल यानी कि जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप कोशिका में नहीं पाई जाती है। सिलिया फ्लेजला पादप प्लांट सेल में नहीं पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सिलिया और फ्लेजला दोनों पाए जाते हैं। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपन ने कल देखा था, जैसे कि अब बात करें कि आपसे पूछा जाए कि 1 और 2, यहाँ पर नंबर आपको दिख रहे होंगे 1 और 2, तो 1 नंबर में कौन सी कोशिका है और दूसरे नंबर में कौन सी कोशिका है। तो अपन ने तो पढ़ा है कि कोशिका 2 प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका, एक पादप कोशिका। तो इनमें से आपको बताना है। तो जो गोल होती है वो होती है जंतु कोशिका, क्या साथियों, जंतु कोशिका। और जो चौकोर होती है वो होती है पादप कोशिका, क्या साथियों, पादप कोशिका। और अपन ने पढ़ा है कि जो जंतु कोशिका होती है, जंतु कोशिका के ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है, क्या साथियों, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जबकि जो पादप कोशिका होती है, पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही हुई एक कोशिका झिल्ली है और इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा कोशिका भित्ति, ये क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किस कोशिकाओं में पाया जाता है, तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। या आपसे ऐसा पूछा जाए कि कोशिका भित्ति किस कोशिका में नहीं पाई जाती है, तो जो जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। अब अपन ने पढ़ा था क्रोमोसोम, बोले तो गुणसूत्र। अपन ने कल के जो वीडियो थे उसमें अपन ने पढ़ा था गुणसूत्र, बोले तो क्या साथियों, क्रोमोसोम। जो गुणसूत्र होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है, गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े पाए जाते हैं। संख्या में बात की जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसके जो गुणसूत्र है उसके 3 भाग होते हैं, ऊपरी भाग, मध्य भाग, निचला भाग। ऊपरी भाग को अपन सैटेलाइट कहते हैं, क्या साथियों, ऊपरी भाग को अपन सैटेलाइट कहते हैं, मध्य वाले भाग को सेंट्रोमर कहते हैं, नीचे वाले भाग को टेलोमर कहते हैं। इस तरीके से कि ऊपर वाले भाग को सैटेलाइट, बीच वाले भाग को सेंट्रोमर, निचले वाले भाग को टेलोमर। और इसके जो बीच में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन एरन कहते हैं, क्या साथियों, एरन कहते हैं। अब अपन ने क्या पढ़ा कि यानी कि जो मध्य वाले भाग है ना, मध्य वाले भाग में एक धागेनुमा संरचना पाई जाती है जिसे अपन एरन कहते हैं। अब जो अपन बात की जाए कि गुणसूत्र के अंदर डीएनए पाया जाता है, डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं, इसलिए जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं, क्या साथियों, जीन को आनुवंशिकता की इकाई कहते हैं। जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जीन की खोज किसने की थी, तो जीन की खोज जोहानसन ने की थी। किसने साथियों, जोहानसन ने की थी। तो अब अपन इसको देखते हैं। यहाँ के बाद यानी कि यहाँ पर आया क्या साथियों, इसमें अपन ने पढ़ा कोशिका, क्या साथियों, कोशिका। कोशिका पढ़ी है, तो कोशिका में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, जैसे कि ये होती है कोशिका। कोशिका के अंदर पाया जाता है जैसे कि केंद्रक, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, वैकुल्स। और इसमें क्या पाए जाते हैं, वैकुल्स, प्लास्टिड। और इसमें अन्य कई प्रकार के पाए जाते हैं, कई अंग पाए जाते हैं। अब अपन बात की जाए कि कोशिका के अंदर पाया जाता है एक द्रव्य जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे अपन कोशिका द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के अंदर एक द्रव्य पाया जाता है जिसे अपन केंद्रक का द्रव्य कहते हैं। जब इन दोनों को द्रव्यों को मिलाते हैं तो उसे अपन जीव द्रव्य कहते हैं, क्या साथियों, जीव द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने पढ़ा है केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या होता है साथियों, केंद्रक के अंदर जो जीन गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं।
गुणसूत्र पाए जाते हैं और इसी के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। बोले तो न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल, जो दो प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए। तो पहले अपन इसको समझते हैं गुणसूत्र को, फिर अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये है केंद्रक। केंद्रक में क्या पाया जाता है? केंद्रक का द्रव्य पाया जाता है और इसी के अंदर न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है और इसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है। जब यह जो केंद्रक है, केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। तो केंद्रक की खोज किसने की थी साथियों? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन। तो कोश का केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब अपन बात करते हैं कि केंद्रक के अंदर क्या पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक किसको पता चला? ये पता बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक को, क्योंकि बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने ही गुणसूत्र की खोज की थी। तो केंद्रक की खोज तो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने, लेकिन उसने इसके केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते ये नहीं बता पाया था। तो उसको बताया था किसने साथियों? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। किसने साथियों? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे लिखा है बाल्डेयर। तो यानी कि जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते हैं ये किसने बताया था? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े, बोले तो संख्या में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर क्या हुआ साथियों? बाल्डेयर ने इसकी खोज की, किसकी? गुणसूत्र की। बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने देखा कि केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। फिर आए कार्लसबर्ग और वाटसन एवं क्रेक। अब बात की जाए कि जो डीएनए होता है, डीएनए का पहला अवलोकन किया था कार्लसबर्ग ने। गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र पर डीएनए पाया जाता है, गुणसूत्र पर डीएनए पाया जाता है। तो गुणसूत्र को किसने देखा? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। और उस गुणसूत्र पर डीएनए पाया जाता है ये किसने देखा? ये देखा कार्लसबर्ग ने। क्या साथियों? कार्लसबर्ग। अब बात की जाए कि जो डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जिसका जो मॉडल है वो किसने दिया था? जो मॉडल दिया था वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। किसने साथियों? वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और इस डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं ये किसने बताया? इस डीएनए पर जीन उपस्थित होते तो ये जॉनसन ने बताया। तो साथियों केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। तो केंद्रक की खोज कर दी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आए बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक। बाल्डेयर ने देखा कि इस केंद्रक के अंदर कुछ पाया जाता है, तो उसने देखा कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो गुणसूत्र की खोज की बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। बाल्डेयर ने इतना खोज की कि गुणसूत्र पाए जाते हैं। फिर आए कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग ने देखा कि इस जो आपका जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र पर कुछ संरचना पाई जाती है जिसे अपन डीएनए कहते हैं। क्या साथियों? डीएनए कहते हैं। ये क्या हुआ है साथियों? ये है आपका डीएनए। डीएनए इतना भाग क्या है? डीएनए ये आपको संरचना दिख रही है, ये क्या है? सॉरी, ये क्या है? क्रोमोसोम। बोले तो गुणसूत्र। ये क्या है? डीएनए। ये क्या होती है साथियों? जीन। तो कार्लसबर्ग ने देखा कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए पाया जाता है। कार्लसबर्ग ने डीएनए की खोज कर दी। फिर आए वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने देखा कि जो डीएनए पाया जाता है उसकी जो संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है, जो कि बहुत जटिल होती है। तो उसका जो मॉडल किसने दिया? उसका मॉडल दिया वाटसन एवं क्रिक। इसके बाद बात की जाए तो फिर आए जोहानसन। किसने को आए साथियों? जोहानसन। जोहानसन ने देखा कि इस डीएनए पर, क्या साथियों? तो डीएनए है, डीएनए पर उपस्थित होता है कुछ, तो वो क्या होता है साथियों? जीन। जीन उपस्थित होता है, ये किसने देखा? जोहानसन ने।
तो कितने वैज्ञानिक मिले साथियों? तो अपन को मिले 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैज्ञानिक आपको देखने को मिले। तो कोशिका के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक में पाया जाता है न्यूक्लिक अम्ल, जो कि 2 प्रकार का होता है, डीएनए आरएनए, और इसी के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। ये किसने बताया? बाल्डियन नामक वैज्ञानिक ने। कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़े। संख्या में बात की जाए तो 46। अब इस जो गुणसूत्र है इसकी खोज की बाल्डियन नामक वैज्ञानिक ने। अब इस पर डीएनए उपस्थित होता है, ये किसने बताया? तो डीएनए के बारे में बताया काल्सबर्ग ने। काल्सबर्ग ने बताया कि डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र पर। फिर आए वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने कहा कि देख भाई, इस जो डीएनए है, डीएनए की संरचना जटिल होती है, जो कि डबल स्टैंडर्ड होती है। तो उसका जो मॉडल दिया वो दिया वाटसन एवं क्रिक ने। इन्होंने क्या बताया कि जो काल्सबर्ग ने डीएनए की खोज की और डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, ये बताया वाटसन एवं क्रिक ने। फिर आया जोहानसन। जोहानसन ने कहा कि देखो, ये डीएनए है ना, तो डीएनए पर एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन जीन कहते हैं। तो डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं, ये किसने बताया? जोहानसन ने बताया। किसने बताया साथियों? जोहानसन ने बताया। तो साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अपन को आज कुछ जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के बारे में देखना था। जैसे कि बात करते हैं अपन किसकी साथियों? कुछ गुणसूत्र पाए जाते हैं, जैसे कि अपन को पढ़ना है कुछ जीवों में पाए जाने वाले क्रोमोसोम। कुछ जीवों के गुणसूत्र। कुछ जीवों के गुणसूत्र, जैसे कि बात की जाए, पहला देखते हैं अपन जीवाणु। जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? जीवाणु में गुणसूत्रों की संख्या 1 होती है। और मच्छर में बात की जाए, मच्छर में गुणसूत्र कितने होते हैं? मच्छर में गुणसूत्रों की संख्या 6 होती है। क्या साथियों? 6 होती है। और उसके बाद बात की जाए तो जो घरेलू मधुमक्खी होती है, घरेलू मक्खी होती है, जो कि आप जैसे कि रोटी मोटी खाते हैं तो वो माछी आ जाती है, जिसको अपन माछी कहते हैं। वो मक्खी में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने साथियों? 12 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद बात की जाए तो जैसे कि मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मटर में 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसके बाद बात की जाए प्याज में, तो प्याज में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? प्याज में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। कितनी साथियों? 16 होती है। उसके बाद बात की जाए किसकी? नींबू में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो नींबू में गुणसूत्रों की संख्या अगर छोटा है तो 18, बड़ा है तो 36। 18, 36। जब नींबू छोटा होगा तो 18 होंगे उसमें गुणसूत्र, और जब वह बड़ा होगा तो उसमें 36 होंगे। क्या साथियों? 36 होंगे। अब अपन देखते हैं किसका साथियों? मक्का में कितना पाया जाता है? तो मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। कितनी साथियों? मक्का में गुणसूत्रों की संख्या 20 होती है। और बात की जाए कि टमाटर में कितने पाए जाते हैं? तो टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है साथियों? टमाटर में गुणसूत्रों की संख्या 24 होती है। 24 होती है। मेढक में बात की जाए तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? किस में साथियों? मेढक तो मेढक में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। कितनी होती है साथियों? 26 होती है। उसके बाद अपन बात की जाए तो मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है।
अब बात की जाए कि जो कुत्ता होता है, कुत्ता में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कुत्ता में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। कितनी साथियों? 78 होती है। उसके बाद बात की जाए तो कबूतर, कबूतर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कबूतर में गुणसूत्रों की संख्या, कबूतर में 80 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब अपन बात करते हैं टेरिडोफाइट। क्या साथियों? टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस, टेरिडोफाइटस में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में गुणसूत्रों की संख्या 1600 होती है। कितनी साथियों? 1600 होती है, जो कि सर्वाधिक होती है। कितनी साथियों? सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। तो अपन ने देखा है कुछ जो भी जीव है उनमें गुणसूत्रों की संख्या। जैसे कि बात की जाए कि जो जीवाणु होता है, जीवाणु में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 1, मच्छर में 6, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14, प्याज में 16, और नींबू अगर छोटा है तो 18, बड़ा है तो 36, और मक्का में 20, टमाटर में 24, मेढक में 26, मानव में 46, कुत्ता में 78, कबूतर में 80, और टेरिडोफाइट में 1600 सर्वाधिक पाई जाती है। तो साथियों आपको इसमें से कुछ ही आपको याद रखने, इतने तो वैसे याद नहीं रहते हैं, लेकिन आपको इसमें से कुछ रखना है। पूरे अगर रख ले तो सही बात है, नहीं इसमें सबसे ज़्यादा है कि इसमें से पूछा जाता है कि सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? तो सबसे कम गुणसूत्र पाए जाते हैं इसमें जीवाणु में। कितना पाया जाता है? 1 गुणसूत्र पाया जाता है। और उसके बाद अपन बात करते हैं कि सर्वाधिक गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइटस में पाया जाता है, जो कि 1600 पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक पाया जाता है टेरिडोफाइट्स में, और सबसे कम पाया जाता है जीवाणु में। क्या साथियों? जीवाणु में। तो आपको इसको याद रखना है, और आपको एक मटर का याद रखना है, क्योंकि इसका जो मेंडल ने यानी प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। मेंडल ने जितने भी अपने प्रयोग किए थे वो मटर के पौधे पर किए थे। अब अपन बात करते हैं कि इसमें रखना आपको एक मेढक। मेढक के गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? मेढक में गुणसूत्रों की संख्या 26 पाई जाती है। और अपन बात करते हैं मानव में, तो अपन को रखना ही है, मानव में 40 पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में 1600 पाए जाते हैं। तो ये अपन ने देखा गुणसूत्रों की संख्या। अब अपन को पढ़ना है क्या साथियों? न्यूक्लिक अम्ल। क्या साथियों? न्यूक्लिक अम्ल। क्या पढ़ना साथियों? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक अम्ल। अपन को क्या पढ़ना साथियों? केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल, केंद्रक अम्ल। इंग्लिश में कहे तो न्यूक्लिक एसिड। क्या साथियों? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। अब अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो 2 प्रकार का होता है। न्यूक्लिक अम्ल यह 2 प्रकार का होता है। यह 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है साथियों? न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। पहले की बात की जाए तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है DNA। क्या साथियों? DNA, DNA। DNA की फुल फॉर्म होती है डाई ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड।
एसिड। डाईऑक्सी राइबो, साथियों में राइबो खा गया, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, यहाँ पर क्या लिखना है साथियों आपको, राइबो। इसको अपन, तो साथियों डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जबकि दूसरा पाया जाता है, दूसरा कौन सा होता है, आरएनए। क्या साथियों, आरएनए, आरएनए। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो सबसे पहले तो साथियों आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखना है कि जो केंद्रक अम्ल होता है, केंद्रक अम्ल कितने प्रकार का होता है, केंद्रक अम्ल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। अब बात करते हैं, इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं डीएनए। क्या साथियों, डीएनए। उसके बाद अपन पढ़ेंगे आरएनए। तो अपन ने गुणसूत्र पढ़ा है, गुणसूत्र पर डीएनए पाया जाता है, तो अपन पढ़ते हैं डीएनए। क्या साथियों, डीएनए। अपन पढ़ते हैं डीएनए। तो सबसे पहले तो बात की जाए कि डीएनए की अपन ने फुल फॉर्म अपन ने देख ली है। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए किसके अंदर पाया जाता है, तो डीएनए है ना, तो डीएनए यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर किस किस में पाया जाता है, तो यह कोशिका के अंदर केंद्रक, डीएनए केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में कहते हैं सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, तो डीएनए होता है, डीएनए कोशिका के अंदर किस किस में पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अपन ने फुल फॉर्म देख ली है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब अपन बात करते हैं कि जो डीएनए अपन ने देखा था, अपन ने डीएनए पढ़ा है कि डीएनए की संरचना होती है वो डबल हेलिक्स होती है, बोले तो डबल स्टैंडर्ड होती है। डीएनए की संरचना किस तरीके से होती है, तो डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है। क्या साथियों, डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है, जो कि बहुत जटिल होती है, बोले तो कठिन होती है। इसके अंदर साइटोसिन, यानी कि साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और ये सभी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं जो आरएनए होता है, आरएनए की संरचना किस तरीके से होती है, आरएनए की संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होती है। क्या साथियों, डबल स्टैंडर्ड किसकी होती है, डीएनए की। जबकि जो आरएनए होता है, आरएनए की संरचना होती है वो, यानी कि क्या होती है साथियों, इसकी जो संरचना होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है, इस पे क्या पाए जाते हैं, इस पर साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन और यूरेसिल पाया जाता है। इसको अपन अभी देखेंगे। तो यानी कि जो डीएनए है ना, तो डीएनए की संरचना किस तरीके से होती है, तो डीएनए की संरचना अपन बात करते हैं, डीएनए की संरचना डबल हेलिक्स होती है। डीएनए की संरचना की बात की जाए तो डीएनए की संरचना किस तरीके से होती है साथियों, तो यानी कि डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। क्या साथियों, डबल स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड। तो डीएनए की संरचना किस तरीके से होती है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। अब अपन बात करते हैं कि जो इसकी जो श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। किसके साथियों, डीएनए की संरचना को अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या साथियों, इसकी जो संरचना होती है, श्रृंखला बोले तो चेन, इसकी जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला को अपन
पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि जो जीन होते हैं जीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो इसकी जो संरचना होती है, जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो आ जाता है पॉली, पॉली हो जाता है तो बहुत सारे मिलते हैं तो आ जाता है पॉली, पॉली। फिर आप बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड, तो जो यानी कि जो डीएनए होता है ना, तो डीएनए की जो श्रृंखला क्या कहलाती है, डीएनए की श्रृंखला कहलाती है न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड किसकी संरचना श्रृंखला कहलाती है, तो डीएनए की श्रृंखला को ऊपर पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, क्योंकि इसके जो जीन होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जब बहुत सारे यानी कि जो जीन मिल जाते हैं तो वो पॉली कहलाते हैं। जब किसी भी वस्तु को अपन बहुत सारी कर देते हैं, जैसे कि मोनो को एक कहते हैं, डाई को दो कहते हैं, पॉली को बहुत सारा मिला देते हैं तो पॉली कहते हैं। तो यानी कि जो डीएनए की श्रृंखला को अपन क्या कहते हैं, जब श्रृंखला बोले तो चैन, चैन शब्द आ जाता है, तो उसकी जो श्रृंखला होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाती है। क्योंकि जो यानी कि डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड यह है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यह है न्यूक्लियोटाइड, यह न्यूक्लियोटाइड, यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यह न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। क्या साथियों, बहुलक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है कि जो डीएनए है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब बात की जाए कि डीएनए के अंदर फास्फेट पाया जाता है, इसके अंदर डीएनए में तत्व पूछा जाए तो यानी कि इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है डीएनए में, डीएनए में तत्व की बात की जाए तो डीएनए में फास्फेट बोले तो फास्फोरस तत्व पाया जाता है, फास्फोरस, फास्फोरस तत्व किसमें पाया जाता है, तो फास्फोरस तत्व, फास्फोरस तत्व किसमें पाया जाता है, तो फास्फोरस तत्व यानी कि डीएनए में पाया जाता है। तो अपन ने पढ़ा है डीएनए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए की जो कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ पाया जाता है, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। इसकी संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है जो कि जटिल होती है और इस तरीके से होती है, और इसी के अंदर जो जीन पाए जाते हैं। अब बात करते हैं श्रृंखला की बात की जाए तो यानी कि यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की, डीएनए की श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और इसके जो डीएनए होता है, डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और डीएनए में तत्व पूछा जाए कि कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी साथियों। अब अपन देखते हैं कि डीएनए को अपन बांटते हैं, डीएनए डीएनए की बात किया है तो डीएनए होता है, डीएनए किससे मिलकर बना होता है, किसका वो श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो यानी कि इसकी जो अपन ने देखा श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब इसमें दो भागों में बट जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, किस किस में बट जाता है, तो एक बात की जाए, एक तो बट जाता है किसमें साथियों, एक तो बट जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड बट जाता है न्यूक्लियोसाइड। क्या साथियों, न्यूक्लियोसाइड। एक तो बट जाता है न्यूक्लियोसाइड, एक तो बट जाता है न्यूक्लियोसाइड, और एक बट जाता है फास्फेट, न्यूक्लियोसाइड। तो अपन बात किया है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड के कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक होता है न्यूक्लियोसाइड होता है एक, और एक होता है फास्फेट। क्या साथियों, फास्फेट कहिए या फास्फोरस कहिए। क्या साथियों, फास्फेट तत्व पाया जाता है। अब बात की जाए कि जो फास्फेट यहीं पे छोड़ दीजिए, और न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड फिर से दो भागों में बढ़ता है। कौन कौन से भागों में बढ़ता है साथियों न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोटाइड फिर से दो भागों में बढ़ता है।
कौन से में? एक होता है, एक तो होता है शुगर। शुगर बोले तो शुगर, यानी कि इसको इसको शुगर कहे तो इसको कहते हैं मिठास। मिठास, मिठास। और एक होता है क्या साथियों? एक होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन, 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 नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, जो कि मुख्य भाग होता है डीएनए का। मुख्य भाग क्या होता है? डीएनए का मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन बेस। मुख्य डीएनए का मुख्य भाग कौन सा है? डीएनए का मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन बेस। जो मिठास होती है, मिठास दो प्रकार की होती है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए। अब यहाँ से पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी, अभी बात करते हैं आरएनए। यहाँ से पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी यानी कि शुगर पाई जाती है, तो उसमें आप कहेंगे कि डाईऑक्सी पाई जाती है। और आरएनए में कौन सी पाई जाती है? तो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। डाईऑक्सी राइबोज डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। तो इसको तो आपको याद ही नहीं करना है, उसको पूछना है कि डीएनए में कौन सी यानी कि शुगर पाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले होता है डाईऑक्सी राइबो, तो यानी कि डाईऑक्सी राइबो शुगर पाई जाती है। आरएनए में सबसे पहली बात किया है तो राइबोज शुगर पाई जाती है। तो इसके जो फुल फॉर्म होती है, फुल फॉर्म में से पहला ही अंक ले लेना है, अक्षर ले लेना है, तो उसकी जो मिठास कहलाती है। अब बात किया है कि जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस फिर से दो भागों में बटा रहता है। क्या साथियों? फिर से यह दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से? एक होता है क्या साथियों? एक होता है प्यूरिन। क्या साथियों? प्यूरिन। एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है क्या साथियों? पिरीमिडीन। पिरीमिडीन, 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 पिरीमिडीन। तो यानी कि जो नाइट्रोजन बेस वाला जो भाग होता है वो दो भागों में बटा रहता है, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरीमिडीन। प्यूरिन होता है फिर से वह दो भागों में बटा रहता है। कौन कौन से? एक होता है क्या साथियों? एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। क्या साथियों? एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। एक होता है एडिनिन, एडिनिन, और एक होता है ग्वानिन। क्या साथियों? ग्वानिन, ग्वानिन, एडिनिन और ग्वानिन। और जो पिरीमिडीन होता है, पिरीमिडीन भी दो भागों में होता है, इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है साइटोकाइनिन, एक होता है थाइमिन। साइटोकाइनिन कहिए या साइटोसिन कहिए, साइटोसिन, साइटोसिन और ये दूसरा कौन सा है? दूसरा है थाइमिन। क्या साथियों? थाइमिन, थाइमिन, थाइमिन। अब अपन बात करते हैं कि इसको अपन देखते हैं, एडिनिन को लिखेंगे ए और ग्वानिन को लिखेंगे जी, और साइटोसिन में लिखेंगे सी और थाइमिन में लिखेंगे टी। तो अपन देखते हैं अब इसको। अब अपन ने पढ़ा क्या साथियों? केंद्रक अम्ल। केंद्रक अम्ल बोले तो न्यूक्लिक एसिड जो कि केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और जो केंद्रक अम्ल होता है दो प्रकार का होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है, तो जो कि जटिल होती है। इसी के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं, जो अपन आगे देखेंगे। और जो आरएनए होता है, आरएनए की संरचना होती है वो सिंगल स्टैंडर्ड होती है, जो कि सरल संरचना होती है। अब अपन बात करते हैं, पहले पढ़ते हैं अपन डीएनए। तो डीएनए कोशिका के अंदर केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। और जो डीएनए की संरचना है वो डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। श्रृंखला की बात की जाए तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, इसलिए इसकी जो श्रृंखला को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं।
डीएनए में तत्व की बात की जाए तो डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। कौन सा साथियों, फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए क्या साथियों, डीएनए की बात की जाए तो डीएनए के अपन प्रकार देखते हैं। तो डीएनए होता है डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और अपन बात करते हैं कि जो दो भागों में बटा रहता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फास्फोरस तत्व। फिर जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड दो भागों में बटा रहता है, एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। यह जो नाइट्रोजन बेस होता है वो मुख्य भाग होता है। शुगर होती है, अगर आपसे डीएनए में पूछी जाए कौन सी शुगर पाई जाती है तो डाईऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। आरएनए में पूछी जाए तो राइबोज शुगर पाई जाती है। तो इसमें से तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि जो नाइट्रोजन बेस वाला भाग होता है इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है pyrimidine। प्यूरिन के भी दो भाग होता है, एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। एक होता है pyrimidine के भी दो भाग साइटोसिन थाइमिन। एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो अपन ने पढ़े हैं यानी कि प्यूरिन और pyrimidine के दो भाग होते हैं, कौन कौन से, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो साथियों अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, अपन ने पढ़ लिया है प्यूरिन के कितने भाग होते हैं, प्यूरिन के दो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। pyrimidine के कितने भाग होते हैं, दो होते हैं, साइटोसिन और थाइमिन। तो एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन। तो साथियों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो साथियों अगर इसका जो पीडीएफ है आपको चाहिए हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, अपन कल अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।